धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 23 जून को उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 26 जून को चुनावी नतीजे आ गए। नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ये दोनों सीटें खो दी हैं। जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं तब से बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनल में बड़ी बड़ी बहस की जा रही है। कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई समीक्षा रिपोर्ट छाप रहा है और कोई तजिया निगारी कर रहा है। तो हमें लगा कि हमें भी एक रिपोर्ट आपके सामने रखनी चाहिए। तो धाकड़ खबर ने 9 पॉइंट्स के जरिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अलग अलग पहलुओं के जरिए अलग अलग मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नतीजे आदित्यनाथ योगी की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, अखिलेश यादव की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, आजम खान जो जेल से अभी बाहर आए हैं उनकी राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। मुसलमान अब क्या कर सकते हैं, मायावती का अब क्या होगा, असदुद्दीन ओवैसी का अब क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं, हमने समेटे हैं 9 पॉइंट्स में। इधर उधर की कहानी छोड़ देते हैं, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। जी हां, शुरुआत पहले पॉइंट के साथ। और पहले पॉइंट में आपके सामने आंकड़े रख देना ज़्यादा बेहतर ज़रूरी होगा। आंकड़े रखने से पहले आपको ये बताना भी मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है कि रामपुर की लोकसभा सीट पर इसलिए चुनाव हुआ क्योंकि आजम खान ने अपनी संसदीय सीट छोड़ दी और वो विधायक बन गए। आजमगढ़ सीट पर भी इसीलिए चुनाव हुआ क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी संसदीय सीट छोड़ दी और वो विधायक बन गए। तो सबसे पहले बात रामपुर की। रामपुर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद आसिम रजा, उनको वोट मिले हैं 3,25,205। कितना? 3,25,205। जबकि उनके मुकाबले बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को वोट मिले हैं 3,67,397, यानी 42,000 के करीब जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की इस 2022 के उपचुनाव में। लेकिन यहां आपको 2019 का आंकड़ा भी देखना चाहिए, जब सांसद बने थे आजम खान। आजम खान को वोट मिले थे 5,59,177 और आजम खान के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी जया प्रदा, जो ठाकुर अमर सिंह की चहेती मानी जाती थी। उन्हीं के जरिए वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गई थी। उनको वोट मिले थे 4,49,180, यानी 1,10,000 के करीब वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी आजम खान ने। अब बात करते हैं आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल निरुआ, जो एक भोजपुरी फिल्मों के एक्टर भी हैं, 3,12,758 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जबकि उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई भी हैं, उनको वोट मिले हैं 3,04,089। उनकी हार लगभग 11,000 वोटों से हुई है। भाजपा की जीत 11,000 वोटों से हुई है। इससे पहले 2019 का आंकड़ा अगर देखें तो उस वक्त दिनेश लाल निरुआ को वोट मिले थे 3,61,000। कितने? 3,61,704। 3,61,000 पाके भी वो हार गया था। लेकिन इस बार 3,11,000 पाकर भी वो जीत गया है। जबकि उस समय अखिलेश यादव ने उसको 1,60,000 वोटों से हरा दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव को वोट मिले थे 6,21,578। तो अभी आंकड़ों के हिसाब से इस पॉइंट में इतना ही। अब चलते हैं खबर के दूसरे पॉइंट की तरफ। जीत और हार को लेकर किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको बताना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार की आजमगढ़ और रामपुर में डबल जीत हुई है। जी हां, डबल इंजन सरकार की आजमगढ़ और रामपुर में डबल जीत हुई है। प्रदेश की राजनीति में साफ कर दिया है कि 2022 के चुनाव किस तरीके से होंगे, दूरगामी परिणाम उसके बता दिए, संदेश दे दिया। इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का आभार करता हूं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूरे चुनाव के दौरान गायब रहे हैं। वो भी बताऊंगा कि क्यों गायब रहे हैं, उसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में लोकतंत्र की हत्या की
क्रोनोलॉजी समझना बेहद जरूरी है, यानी वो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कैसे कैसे की जा रही है। नामांकन के समय चीरहरण, यानी वो बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की साड़ी खींची गई, चीरहरण किया गया। वो बात कर रहे हैं आगे, नामांकन निरस्त कराने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है, यानी कि नॉमिनेशन जो फाइल किया है उसको रद्द कराने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है, और उसके बाद प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जाता है, उनका दमन किया जाता है। इसके अलावा वो आगे बताए जा रहे हैं कि मतदान से रोकने को दल बल का प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, काउंटिंग में गड़बड़ी कराई जाती है, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जाता है और चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जाता है, यानी कि वो अपनी ट्वीट्स के जरिए महाराष्ट्र के हालात का भी जिक्र कर रहे हैं। यह है आजादी के अमृत काल का जो है कड़वा सच है। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात करते हैं आजम खां की, तो उन्हीं की जबानी सुन लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। सुन लिया आपने आजम खां को। आजम खां ने कहा ये कहां का चुनाव था, ना ये चुनाव हुआ है और ना ये चुनावी नतीजे हैं। जहां पर 900 वोट हैं मुस्लिम बूथ पर, वहां पर सिर्फ 6 वोट निकल रहे हैं। काफ़ी गंभीर मुद्दा वो उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इसी के साथ खड़ा हो जाता है कि अगर उनके पास इस तरीके के आंकड़े हैं कि वहां पर 6 वोट निकले हैं, तो इसको लेकर उन्हें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी चाहिए। आखिर वो अब तो इसमें माहिर भी हो गए होंगे। 27 महीने जेल रहने के बाद, 89 मुकदमों में जमानत हासिल करने के बाद वो तो वकील के भी अब्बा बन गए होंगे। खैर, अगले पहलू की तरफ चलते हैं। इस जीत और हार का भविष्य की राजनीति पर किस तरीके का असर पड़ सकता है? देखिए, इस जीत और हार का सबसे ज्यादा असर हाल फिलहाल के जिन चुनावों पर पड़ेगा वो हैं लोकल बॉडी इलेक्शन, जो इसी साल के आखिर में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। भाजपा दूसरी बार केंद्र में आ चुकी है, भाजपा दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और अब उपचुनाव में भी भाजपा जीत चुकी है, यानी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और अब वो जब लोकल बॉडी इलेक्शन में जाएगी तो शाम दाम दंड भेद, जैसे जिला पंचायत में उन्हें सत्ता हथियाई है जगह जगह, वैसे ही यहां पर वो सत्ता हथियाने की कोशिश करेगी। और इस हार के बाद समाजवादी पार्टी का मोरल डाउन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने सबसे बड़ा विपक्ष बनाया था। वो विपक्ष 3 महीने में धराशायी हो गया, अपनी 2 सीटें नहीं बचा पाया, जो एक आजम खां की थी, जो एक अखिलेश यादव की थी। यानी इनको इसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद 2024 के चुनावी नतीजों पर भी इन जीत का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये मामूली मामला नहीं है, ये आपके आगे तक नजर आएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या बीजेपी ने 2018 की हार का बदला ले लिया? जी हां, इस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आपको लेके चलना पड़ेगा 2018 में। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और उस वक्त सांसद हुआ करते थे दोनों लोग, यानी आदित्यनाथ योगी और केशव प्रसाद मौर्य। दोनों ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी और वो विधान परिषद के रास्ते सत्ता कब्जा कर बैठ गए उत्तर प्रदेश की। उसके बाद इन दोनों की सीट पर चुनाव हुआ, यानी कि गोरखपुर में चुनाव हुआ, फूलपुर में चुनाव हुआ और उसमें खामियाजा उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी की शानदार जीत दर्ज हुई। हालांकि उस वक्त बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो माना जा रहा था कि बसपा का प्रत्याशी ना उतारने से भी समाजवादी पार्टी को काफ़ी जो है अहमियत मिली है, वोट मिला है और उसी वजह से उसने बीजेपी को हरा दिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो वो हार हुई थी, उस हार का बदला आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, एक सीट उनकी थी, और जो आजम खां हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में वैसे कोई डिप्टी सीएम नहीं था, लेकिन वो डिप्टी सीएम की भूमिका रखते थे, उनकी सीट थी। तो उस पर जीत दर्ज करके भाजपा ने ये बदला ले लिया। ये एक पॉइंट यहाँ निकल सकता है। अब चलते हैं अगले पहलू की तरफ। एक पहलू यहां पर यह आ सकता है कि क्या आजम खां का कद घट गया है अखिलेश यादव के सामने? जी हां, आजम खां का कद घट जाने की चर्चाएं चल रही है कि अखिलेश यादव के सामने उनका कद कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने
तंजीम फातिमा को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, उन्हें नहीं लड़ाया, यानी कि अपनी पत्नी को नहीं लड़ाया, और अपने एक चहेते मोहम्मद आसिम रजा को चुनाव लड़वा दिया और उन्होंने पूरे चुनाव की जिम्मेदारी खुद संभाल रखी थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए, जितवा नहीं पाए। तो ऐसे में अब उनका कद समाजवादी पार्टी में घट जाएगा। अखिलेश यादव अब उनसे बड़े नेता हो जाएंगे, वो अखिलेश यादव के सामने उस तरीके से अड़ के नहीं बोल पाएंगे जैसा वो जेल से निकलने के बाद या जेल में रहते हुए अखिलेश यादव को एटीट्यूड दिखा रहे थे। कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम बातें निराधार हैं, क्योंकि हम आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं। 27 महीने तक एक शख्स जेल में रहता है, जेल में से निकलने के बाद उसके सामने फौरन लोकसभा का उपचुनाव आ जाता है। भाई एक संगठन भी तो होता है ना, 27 महीने आप जेल में बंद है, कार्यकर्ता से आप मिल नहीं रहे हैं, एकदम सामने चुनाव आ गया। ऐसे में फिर भी आजम खान ने एक छोटे से नुमाइंदे को अपने लड़ाया और ऐसी शानदार टक्कर दी है, ये बता रहा है कि आजम खान का कद घटा नहीं है, आजम खान का कद बड़ा है। क्योंकि अखिलेश यादव तो ना आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए गए, ना रामपुर में आए, लेकिन जेल से आने के बावजूद भी आजम खान ने प्रचार करना रामपुर में बंद नहीं किया और दिखा दिया कि वो आंखों में आंखें डालकर राजनीति करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं लड़ाया, अपने छोटे से नुमाइंदे को लड़ाया और शानदार टक्कर दी है, तो उनका कद बड़ा है। इस तरीके की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आजमगढ़ से भाई धर्मेंद्र यादव के हारने से अखिलेश यादव का कद जरूर घटा है। राजनीति में कुछ लोग कहने लगे हैं कि वो सिर्फ ट्विटर के नेता हैं, ट्विटर पे बात करते रहते हैं। इन नतीजों को लेकर भी उन्होंने सिर्फ ट्विटर पर ही बात की है। भाई कम से कम अपने भाई को लड़ा के भी अगर हार जा रहे हो तो कद किसका घटेगा? आजम खान अपने परिवार के लोगों को अगर लड़ाते और हार जाते तो कद शायद उनका घटता, लेकिन उन्होंने अपने एक छोटे से नुमाइंदे को लड़ाया तो उनका कद बढ़ा है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब अगले पहलू की तरफ चलते हैं। अब यहां एक पहलू यह उभर रहा है कि क्या अखिलेश यादव सब कुछ पहले से जानते थे, इसलिए वो जानबूझकर चुनाव से गायब हो गए? कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि देखिए महाराष्ट्र में क्या किया जा रहा है वही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अखिलेश यादव अगर मैदान में उतर भी आते, आजमगढ़ में जाके प्रचार भी करते, रामपुर में जाके प्रचार भी करते, तब भी यही चुनावी नतीजे आते हैं। तो यहां यह कहा जा सकता है कि क्या अगर ऐसे डर दिमाग में आपके बस गए हैं कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या आप लोकतंत्र में लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे? क्योंकि लोकतंत्र में लड़ाई तो आपको सिस्टम के अंदर रहकर ही लड़नी पड़ेगी। फिर तो आप अपनी पार्टी खत्म कर दीजिए, चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, खुद को नेता कहलवाना बंद कर दीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सीधे तौर पर अखिलेश यादव अपने आप को दांव पे लगा देते और ये चुनाव में हार जाते हैं तो इससे अखिलेश यादव की ज्यादा किरकिरी होती है। वो ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो प्रचार करने गया ही नहीं हूं, अगर मैं प्रचार करने जाता तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जरूर जीत जाता। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर हथकंडा अपनाकर सत्ता हथियाने में लगी हुई है। मुझे लग रहा था कि ये चुनाव हमारा चुनाव है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट हमें दिया है जबरदस्त तरीके से, इसलिए उपचुनाव में भी वो वोट हमें देंगे। और वैसे भी ये तमाम सीटें तो उनकी खानदानी हो रही थी। भाई आजमगढ़ में उनके अब्बा थे पहले, अब वो खुद थे, रामपुर में आजम खां थे और आजम खां के बाद अब आजम खां के नुमाइंदे थे। तो ये भी एक पहलू उभर रहा है कि क्या इनको पहले से पता था? वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंदरूनी सेटिंग थी, इन्होंने दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने दी, क्योंकि इनके ऊपर भी कहीं ईडी की सीबीआई की तलवारें लटकी हुई हैं। और आजम खां जो जेल से बाहर आए हैं उसके पीछे की कहानी भी इन जीत और हार से जोड़कर देखी जा रही है। अगला पहलू का रुख कर लेते हैं। क्या मुसलमानों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा है समाजवादी पार्टी को? जी हां, सीधे तौर पर यह कहना गलत ना होगा कि समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में मुसलमानों की नाराजगी का जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ा है। कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीत गए। 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जिसमें 312 सीटें अकेले दम पर भाजपा ने जीती, लेकिन आजमगढ़ में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। 2019 में भी भाजपा यहां कामयाब नहीं हो पाई, अखिलेश यादव यहां से जीते। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा यहां से कामयाब हो गई, क्योंकि पिछले 100-150 दिनों के दौरान एक नैरेटिव, एक धारणा बनी है समाजवादी पार्टी के बारे में कि वोट ले रही है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों को
जब परेशान किया जाता है तो उस दौरान ये लोग गायब हो जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। लगता है वो नैरेटिव काम कर गया है, वो धारणा काम कर गई है या वो सच काम कर गया है। और मुसलमानों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, आजमगढ़ हरवाकर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, और इसी तरीके का मैसेज मुसलमानों ने देने की कोशिश की है रामपुर में। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, जिनके आधार पर आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले जिक्र कर लेता हूं आजमगढ़ का। 2019 का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें 35.04, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे ही करते हैं। तो 35.04 वोट मिले थे बीजेपी को, और बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को वोट मिले हैं 33.44, यानी कि 1.5% के आसपास वोट कम मिला है। लेकिन फिर भी भाजपा जीत गई है, यानी कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को उस तादाद में वोट नहीं दिया है। उसका आंकड़ा आप देख लीजिए। 2019 में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी को वोट जो मिले थे 60.36 फीसद वोट मिले थे, और अब 2022 में समाजवादी पार्टी को 33.43% वोट मिले, यानी कि 27% वोट मुसलमानों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है आजमगढ़ के अंदर, और सीधा मैसेज देने की कोशिश की है। इसे एक आंकड़े के जरिए आप और समझ सकते हैं, जो मैं रामपुर से आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में यहां समाजवादी पार्टी को, यानी कि आजम खान को वोट मिले 42.69%, और अब यहां समाजवादी पार्टी को वोट मिले हैं 46%, 6% के आसपास वोट कम हो गया। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। 2019 में यहां बीजेपी को वोट मिले थे 42.33%, और 2022 में यहां बीजेपी को वोट मिले 51.69%, यानी बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ गया है 9%। तो मुसलमान नहीं दे रहे हैं, तो ये 9% बीजेपी को वोट किसने दिया है, इस पहलू पर बात कर लेते हैं। जी हां, ये 9% वोट आखिर बीजेपी को किसने दिया है रामपुर में? क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना अहम योगदान निभा रही हैं? जी हां, मायावती लगता है भाजपा की जीत में अपना अहम योगदान निभा रही हैं, और ये सिलसिला शुरू हुआ है 2022 के विधानसभा चुनाव से। 22% पर रहने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी 12% पर सिमट गई, 10% वोट कम हो गया, और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 40% वोट पे बनी रही। लोगों का कहना है कि उसको 10% वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डाइवर्ट किया गया। एक नैरेटिव बनाया गया कि मायावती को राष्ट्रपति बना देंगे, और दलितों ने वोट दे दिया भाजपा को। रामपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां दलितों के 1 लाख के आसपास वोट बताए जा रहे हैं, जिसमें से 60, 70, 80 हजार के आसपास वोट पड़ते हैं। वही वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, यानी कि मायावती का वोट फिर से एक बार बीजेपी पर चला गया है, और बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार गया है। यानी अब ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए जो बसपा है और मायावती हैं, वो तमाम इन्हीं तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। इसे आप एक तरीके से और देख सकते हैं। जैसे आपको लेके चलते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में एक मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया, और रामपुर से किसी को उतारा नहीं, यानी कि रामपुर में दलितों का वोट भाजपा वालों को दिलवा दिया, और आजमगढ़ में दलितों का वोट गुड्डू जमाले को मिल रहा है। इसके चलते मुसलमानों का वोट बंटवा दिया, और समाजवादी पार्टी की हार हो गई और भाजपा की जीत हो गई। तो एक जगह कैंडिडेट उतारकर भाजपा को फायदा पहुंचवाया, और एक जगह कैंडिडेट ना उतारकर भाजपा को फायदा पहुंचवाया। ये भी एक पहलू बन सकता। बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। आप यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को सुन सकते हैं। अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। वो कह रहे हैं कि आप किसको बी टीम कहोगे। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, बसपा के बारे में बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं खबर के आखिरी पहलू की तरफ।
जी हां, खबर के आखिरी पहलू में मैं एक शख्सियत को लेकर बात करना चाहता हूं। उनका नाम है गुड्डू जमाली। जी हां, इन दोनों सीटों पर हुए चुनाव में अगर किसी शख्स की बात होनी चाहिए तो उस शख्स का नाम है गुड्डू जमाली, जो आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी का विधायक हुआ करता था। चुनाव से पहले उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उसने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी, क्योंकि खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी उसको टिकट नहीं देगी, और उसने ज्वाइन कर ली AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन बमुश्किल अपनी जमानत बचा पाए। 36,000 सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी 36,460 के करीब उनको वोट मिला। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही उनका असदुद्दीन ओवैसी से मोह भंग हो गया। फिर से वो बहन जी की शरण में पहुंच गए, यानी कि मायावती के पास पहुंच गए, और मायावती ने इस बार उनको लोकसभा चुनाव में उतार दिया और उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में 36,000 वोट पा रहा था मुसलमानों के चेहरे पर चुनाव लड़कर, वो दलित मुस्लिम जो है गठजोड़ बनाकर 2,66,000 वोट हासिल कर लेता है। यानी 2,30,000 वोट उसको ज्यादा मिल जाते हैं। ये कमाल गुड्डू जमाली का है, इस बारे में जरूर बात होनी चाहिए। ये संयोग तो नहीं है, कोई प्रयोग ही होगा। ये एक जगह उतारो, एक जगह ना उतारो, और उसके बाद किस किस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं, वो अभी आती रहेंगी। जैसे जैसे आती रहेंगी हम भी आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।